जीडीपी नाम तो सुना ही होगा, है ना, फुल फॉर्म भी सुनी होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बट क्या आप इसका सही में मीनिंग जानते हैं कि जीडीपी होता क्या है? क्या आप ये जानते हैं कि जीडीपी एक करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर है या नहीं? मतलब वेलफेयर मतलब बेनिफिट। क्या आप ये जानते हैं कि मतलब जीडीपी अगर इंक्रीज हुआ तो हम ये मानेंगे कि उस पर्टिकुलर कंट्री में बेनिफिट हो गया या नहीं हुआ, है ना? तो यहाँ पर गाइस इसी चीज का सॉल्यूशन देने के लिए मैं आज ये वीडियो बनाकर आई हूँ और आपके सामने रख रही हूँ। जय श्री श्याम एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। दिस इज साक्षी दुआ इज गोइंग टू असिस्ट यू इन informing that GDP is a correct index of welfare or not। तो आइए बेटा बात करते हैं। This topic is from the unit National Income and Related Aggregates। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे मीनिंग ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी की फुल फॉर्म है जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक, P stands for product। ओके, ग्रोस का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रोस का मतलब होता है टोटल, सम, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडिया, क्योंकि इंडिया हमारी डोमेस्टिक कंट्री है, तो डोमेस्टिक का मतलब वो वाली कंट्री है जिसमें हम रहते हैं। तो डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर, इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहां पे किसे बोला जा रहा है बेटा? यहां पर बोला जा रहा है आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यानी कि हम इसके ये चीजों से समझ सकते हैं कि जीडीपी क्या है? जीडीपी है कि जो टोटल आउटपुट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस होता है एक इकोनॉमी के अंदर अंदर, ठीक है। टोटल आउटपुट जितना प्रोड्यूस हो रहा है एक इकोनॉमी के अंदर अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में। तो जीडीपी बेटा जनरली आपको पता होगा कि हम 1 ईयर का जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 1 ईयर में जितना भी टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है इंडिया के अंदर अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? जीडीपी, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है फाइनल गुड्स। मैम ये फाइनल गुड्स क्या होते हैं? एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए बेटा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में आता है कंज्यूमर ने जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करी, कंज्यूमर ने जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करी। जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं, पेन यूज कर रहे हैं नोट्स बनाने के लिए, रजिस्टर यूज कर रहे हैं नोट्स बनाने के लिए, बुक पढ़ रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं बुक में से कॉन्सेप्ट को। तो ये सब क्या है बेटा? कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर्स यूज करते हैं, अल्टीमेटली हाउस होल्ड यूज करते हैं ना। इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर को हाउस होल्ड भी बोलते हैं। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड यूज कर रहे हैं, अभी आप मेरी सर्विस देख रहे हो, अभी आप मेरी सर्विस को यूज कर रहे हो, है ना। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है बेटा? उन्हें फाइनल गुड्स बोला जाता है। अच्छा दूसरा, अब बेटा प्रोड्यूसर की बात करेंगे। यानी कि प्रोड्यूसर भी तो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है ना प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम प्रोड्यूसर की कौन से गुड्स की बात कर रहे हैं? ड्यूरेबल गुड्स की। मतलब मल्टीपल यूज प्रोड्यूसर गुड्स आर इंक्लूडेड अंडर फाइनल गुड्स। अब ये मल्टीपल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या है? देखो बेटा प्रोड्यूसर गुड्स नाम से पता लग रहा है ना, वो वाले गुड्स जो प्रोडक्शन के काम आते हैं, ठीक है। और ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड की हम बात कर रहे हैं, मतलब हम उन वाले प्रोड्यूसर गुड्स की बात कर रहे हैं जो ईयर आफ्टर ईयर चलते रहेंगे, एक यूज पे वो खत्म नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर फार्मर यूज कर रहा है फार्मिंग करने के लिए, तो क्या ट्रैक्टर बेटा एक ही बार यूज करने से खत्म हो जाता है? नहीं ना। फार्मर ट्रैक्टर से प्रोडक्शन ईयर आफ्टर ईयर तक करता रहता है, मतलब वो मल्टीपल टाइम्स अपने ट्रैक्टर को यूज कर सकता है, और ट्रैक्टर एक प्रोड्यूसर गुड है। तो यानी कि ड्यूरेबल भी है और प्रोड्यूसर गुड भी है, तो ये वाली चीजें फाइनल गुड्स में इंक्लूड होती हैं। लेकिन वो वाले प्रोड्यूसर गुड्स जो एक ही बार में खत्म हो जाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल,
फर्टिलाइजर जो फार्मर ने यूज किया फार्मिंग करने के लिए, सीड्स जो यूज करी फार्मिंग करने के लिए, उसे वो दोबारा रीयूज नहीं कर सकते जो एक बार यूज हो गई, है ना। तो उस टाइप के गुड्स होते हैं बेटा इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि वो वाले प्रोड्यूसर गुड्स जो सिंगल यूज होते हैं, जो एक ही बार यूज होते हैं, उसके बाद रीयूज नहीं हो सकते, वो फाइनल गुड्स में नहीं आते। तो फाइनल गुड्स में सिर्फ वो वाले प्रोड्यूसर गुड्स आएंगे जो ड्यूरेबल हैं, जो मतलब लॉन्ग लाइफ रखते हैं, ठीक है। लाइक ट्रैक्टर यूज्ड बाय अ फार्मर, स्विंग मशीन यूज्ड बाय अ टेलर। स्विंग मशीन जो है उससे टेलर क्या कर पाता है, स्टिचिंग कर पाता है, स्टिचिंग कर पाता है, और वो बार बार यूज कर लेता है उस स्विंग मशीन को, है ना। एक बार में खत्म थोड़ी हो जाती है स्विंग मशीन, तो वो क्या है, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड। अभी मेरा एग्जांपल है तो ये जो डिजिटल बोर्ड है बेटा, ये डिजिटल बोर्ड भी क्या है, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड है, बिकॉज आई एम प्रोड्यूसिंग माई सर्विसेज एंड फॉर प्रोड्यूसिंग माई सर्विसेज आई एम यूजिंग द डिजिटल बोर्ड। और ये जो डिजिटल बोर्ड है ये क्या है, ड्यूरेबल है। ऐसा तो नहीं है ना मैं आपको एक ही क्लास इस पे ले पाऊंगी और दूसरी क्लास मैं नहीं ले सकती इस बोर्ड पे, ये बार बार क्या होता रहेगा, यूज होता रहेगा, सालों साल चलता रहेगा। तो ये जो डिजिटल बोर्ड है ये क्या है, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड है, ठीक है। तो जितने भी ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड होते हैं वो सारे के सारे फाइनल गुड्स होते हैं। अब कुछ सर्विसेज भी होती है ना जो कंपनीज यूज करती हैं अपनी मेन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, अपनी मेन सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज हो गई, लीगल फॉर्मेलिटीज कराने के लिए लॉयर की सर्विसेज हो गई, ठीक है। तो ये चार्टेड अकाउंटेंट की सर्विसेज लेनी पड़ती है कंपनी को ऑडिटिंग कराने के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो ये सर्विसेज कंपनी खुद यूज कर रही है आगे अपनी सर्विस देने के लिए, आगे प्रोडक्शन करने के लिए, राइट। तो ऐसी सर्विसेज होती हैं हमारी इंटरमीडिएट सर्विसेज, और उन्हें हम यूज नहीं करते फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में। फाइनल सर्विसेज वो होती हैं जो एक कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अब जैसे ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की बात करूं, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी यानी कि हमारी एकेडमी की बात करूं, तो बेटा हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशनल सर्विसेज, ये फाइनल सर्विसेज हैं जिसमें हम डील कर रहे हैं, हम बच्चों को बेच रहे हैं ये सर्विस, है ना, या हम बच्चों को दे रहे हैं ये सर्विस, तो इट्स अ फाइनल सर्विस, ठीक है। लेकिन ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने जो चार्टेड अकाउंटेंट्स को पैसा दिया, क्यों दिया, ताकि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिटिंग हो जाए। तो ये बेटा ये फाइनली हम ये कंज्यूमर को नहीं बेच रहे, ये तो हम अपने लिए करा रहे हैं कि ये कंपनी की नीड है, राइट। तो ये एक इंटरमीडिएट सर्विस होगी। लेकिन जो हम कस्टमर्स को सेल आउट कर रहे हैं सर्विस, दैट इज द एजुकेशनल सर्विसेज, दैट इज द मेन सर्विसेज ऑफ द ग्रूमिंग एजुकेशन, तो वो क्या है, फाइनल सर्विसेज। तो फाइनल सर्विसेज यहाँ पे इंक्लूड होती हैं, इंटरमीडिएट सर्विस इंक्लूड नहीं होती है। मतलब कंपनी जो अपने किसी काम के लिए किसी पर्टिकुलर सर्विस को यूज कर रही है उसे इंक्लूड नहीं करते, वो इंटरमीडिएट सर्विस है। लेकिन कंपनी जो सर्विस अपनी कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है उसे इंक्लूड किया जाता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर रहा है वो तो सारी की सारी। प्रोड्यूसर के एस्पेक्ट से गुड्स देखें तो ओनली ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। एंड कंपनीज जो सर्विसेज कंपनी अपने कस्टमर्स को फाइनली प्रोवाइड कर रही है, दैट इज द फाइनल सर्विसेज, ओके, दैट इज इंक्लूडेड इन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीडीपी में हर कोई गुड या सर्विस इंक्लूड नहीं है, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, ठीक है। कौन सी इंक्लूडेड नहीं होती है जीडीपी को कैलकुलेट करते टाइम बेटा, नॉट इंक्लूडेड। सो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स मतलब वो वाले गुड्स जो प्रोडक्शन के काम आते हैं लेकिन वो एक ही बार यूज होने के बाद खत्म हो जाते हैं, रीयूज नहीं हो पाते। जैसे सीड्स एक बार फार्मर ने यूज कर ली बेटा फार्मिंग करने के लिए, वो दोबारा उन सीड्स को यूज नहीं कर सकता जो उसने पहले यूज कर ली। तो ये है बेटा इंटरमीडिएट गुड्स। हम बेसिकली जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होते हैं। अब जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जो अभी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है इस क्लास को देने के लिए,
ये इलेक्ट्रिसिटी भी एक इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि ये अभी यूज़ हो गई और ये दोबारा यूज़ नहीं हो सकती, और ये अभी प्रोडक्शन को जनरेट करने के लिए यूज़ हुई है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस को जनरेट करने के लिए यूज़ हुई है। तो ये भी क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। तो इंटरमीडिएट सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। सर्विसेज यूज्ड बाय कंपनीज, सर्विस बेटा जो कंपनी खुद यूज कर रही है उसको इंक्लूड नहीं करते। जैसे एडवर्टीजमेंट सर्विसेज हो गई, कंपनी एडवर्टीजमेंट एजेंसी से जनरली अपनी एडवर्टीजमेंट्स करा लेती हैं, तो ये वाली सर्विस भी इंक्लूड नहीं होगी। कंपनी अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कराने के लिए जो लॉयर को सर्विस जो लॉयर को पैसा देती हैं, ठीक है, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। कंपनी अपनी ऑडिटिंग कराने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट को जो पैसा देती हैं वो भी इंक्लूडेड नहीं होता है। तो जो भी सर्विसेज चार्टेड अकाउंटेंट की ली कंपनी ने, सर्विसेज लॉयर की ली फॉर द लीगल फॉर्मेलिटीज डन, इन सर्विसेज को बेटा इंक्लूड नहीं किया जाता है जीडीपी में। तो जीडीपी में ध्यान रहे ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एक और चीज यहां पर हम समझेंगे कि जीडीपी, जैसे कि मैंने आपको बताया जीडीपी क्या है, जीडीपी है टोटल आउटपुट हमारी कंट्री में कितना प्रोड्यूस हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का एक साल में, वो होता है जीडीपी। अब हम बात करेंगे कि जीडीपी को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। बेटा जीडीपी को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं। एक तो हम आउटपुट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब इन यूनिट्स में। जैसे अगर मैं बोलूं कि इंडिया में 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई, लेट्स सपोज, ठीक है, तो जीडीपी इंडिया में कितना है जनरेट हुआ, जीडीपी इंडिया का जनरेट हुआ 10,000 यूनिट्स। तो आप ऐसे भी जीडीपी को एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिट्स में। अब मॉनेटरी टर्म्स में भी कर सकते हैं, monetary terms, or you can say market value। अब मैं बोलूं जैसे कि 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं और एक यूनिट 5 रुपीज की मार्केट में बिक रही है, तो मतलब जीडीपी कितना जनरेट हुआ, जीडीपी इंडिया का जनरेट हुआ इस टाइम पर 10,000 इंटू 5 रुपीज, विच इज रुपीज 50,000। तो 50,000 रुपीज इज द जीडीपी ऑफ इंडिया। तो बेटा जीडीपी को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि जीडीपी क्या है, मार्केट वैल्यू है या मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू भी बोल सकते हैं आप इसको, किसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस हुई है हमारे इंडिया के अंदर। और जीडीपी को जनरली 1 ईयर के लिए कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? आई होप क्लियर हुआ होगा। तो आइए देखते हैं मीनिंग जीडीपी का। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी इज द टोटल मॉनेटरी या मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी क्या है, टोटल मॉनेटरी वैल्यू या टोटल मार्केट वैल्यू, जितनी भी टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं कंट्री में, ठीक है, प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स, जो कंट्री के बॉर्डर के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी मार्केट वैल्यू इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जनरली हम 1 ईयर के लिए निकालते हैं ना जीडीपी, ठीक है, हम चाहे तो 1 मंथ के लिए भी निकाल सकते हैं, बट ये ज्यादातर 1 ईयर के लिए ही निकालती है बेटा हर कोई कंट्री। ठीक है, तो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मींस 1 ईयर या 1 मंथ, जिसके लिए भी आप निकाल रहे हो, मतलब पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर जनरली, बट ये 1 ईयर का होता है। तो आई होप गाइज आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, तो अब आगे देखेंगे बेटा, क्या जीडीपी एक करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर है? अब ये वेलफेयर क्या होता है? वेलफेयर का मतलब होता है बेनिफिट। मतलब ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या जब किसी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होता है तो क्या उस कंट्री में बेनिफिट हो जाता है, क्या उस कंट्री का वेलफेयर हो जाता है? तो आइए बेटा एक एस्पेक्ट से समझते हैं। ये बोल रहे हैं जैसे जीडीपी का मतलब क्या है, आउटपुट, राइट। अगर मान लो आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हुआ किसी पर्टिकुलर कंट्री में, आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हुआ तो मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, प्रोडक्शन के बाद ही तो चीजें बिकती हैं, यानी कि सेल्स भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, मतलब पैसा भी ज्यादा आएगा, इनकम भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज ज्यादा होगी, राइट। तो ये बोल रहे हैं क्या ये हर टाइम एप्लीकेबल है कि आउटपुट इंक्रीज तो सेल्स इंक्रीज तो इनकम इंक्रीज तो कंट्री का बेनिफिट हो गया? तो बेटा यहां पर मैं आपको बता देती हूँ नहीं,
जीडीपी इज नॉट अ करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। क्यों नहीं मैम? बहुत से पॉइंट्स है बेटा कि हम बोल सकते हैं कि जीडीपी इंक्रीज हुआ तो ये जरूरी नहीं है कि कंट्री का वेलफेयर ही हुआ है। तो आइए देखते हैं वो पॉइंट्स वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी की। लेट सपोज जीडीपी तो इंक्रीज हो गया, जीडीपी 1 लाख रुपीज से इंक्रीज हो गया, ठीक है, लेकिन इस 1 लाख का जो डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों के बीच में, जो ये इनकम जनरेट हुई है एक्स्ट्रा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा लोगों के बीच में वो ही ठीक नहीं हुआ। वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वो डिस्ट्रीब्यूशन ही बेटा अनफेयर है। अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि पुअर और पुअरर होते जा रहे हैं, रिच और रिचर होते जा रहे हैं, है ना। तो जो गैप है बेटा रिच एंड पुअर पीपल में, वो तो क्या होता जा रहा है? इंक्रीज 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 इंक्रीज। जबकि हमें क्या करना है? हमें अपनी कंट्री में इक्वालिटी लानी है, इक्विटी लानी है, यानी कि हमें ये जो गैप है ना रिच और पुअर पीपल में, ये कम करना है। लेकिन हम अगर अपने जीडीपी को ठीक से डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे, मतलब जितना पुअर को शेयर जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा, जितना रिच को जाना चाहिए उससे ऊपर रिच को जा रहा है, तो क्या हो रहा है? जनरली जो पुअर एंड रिच का गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है। पुअर तो बेटा और गरीब होता जा रहा है, रिच और अमीर होता जा रहा है। तो जो गैप है रिच एंड पुअर पीपल में वो इंक्रीज हो रहा है, रादर उसे डिक्रीज होना चाहिए। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ही ठीक नहीं हुआ ना जीडीपी का, तो अनफेयर हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो गैप है रिच एंड पुअर पीपल का वो बढ़ता चला जाएगा। तो हम कैसे कह दें कि जीडीपी एक करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर है? हाँ, अगर इसको फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो हम कह सकते हैं कि जो गैप है रिच एंड पुअर पीपल में वो कम हो रहा है, इक्विटी आ रही है इकोनॉमी में, राइट। तो हम कह सकते हैं कि बेनिफिट है। लेकिन पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही ठीक से नहीं हुआ है। जीडीपी सिर्फ बढ़ना ही बेटा वेलफेयर नहीं है कंट्री के लिए। जीडीपी का जितना वो बड़ा है पोर्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे तरीके से होना, ये भी बहुत मैटर करता है कंट्री के वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो वेलफेयर सिर्फ तभी जनरेट होता है जब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया हो जीडीपी का। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या जिसे हम नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस भी बोलते हैं। अब बहुत सी एक्टिविटीज ऐसी होती है जो हम पैसा कमाने के लिए नहीं करते। बढ़िया एग्जाम्पल कौन है? बढ़िया एग्जाम्पल है हमारी मदर। हमारी मदर बेटा हमारे लिए खाना बनाती है डेली, शी कुक्स फूड फॉर अस, शी वॉशेज अवर यूटेंसिल्स, हमारे जो बर्तन है वो वॉश करती हैं, हमारे जो कपड़े हैं वो वॉश करती हैं, है ना। तो सोचो वो हमें कितना बेनिफिट दे रही है ना, कितना वेलफेयर दे रही हैं। लेकिन क्योंकि वो पैसा नहीं चार्ज कर रही उसके लिए, वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो हमें प्यार करती हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज या नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस। अब इससे क्या हो रहा है? वेलफेयर तो जनरेट हो रहा है ना, जैसे मैंने आपको आपकी मदर का एग्जाम्पल दिया। वेलफेयर तो कितना ज़्यादा जनरेट हो रहा है, कितना हमारा बेनिफिट हो रहा है। यही अगर हमारी मदर हमारे लिए खाना ना बनाए तो हमारी आधी सैलरी तो बेटा बाहर से ढाबे से खाना खाने में या रेस्टोरेंट से खाना खाने में निकल जाएगी। दूसरी चीज़ वो भी चलो कोई बात नहीं, दूसरी चीज़ क्या है? हेल्थ भी ठीक नहीं रह पाएगी, क्योंकि हम बाहर का खाना खा रहे हैं और बाहर का खाना अनहाइजीनिक होता है, जिसकी वजह से हमें हेल्थ में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी, कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी, है ना। तो हमारा बेनिफिट डिटोरिएट ही हो जाएगा अगर हमारी मदर हमारे लिए खाना नहीं बनाती है। तो कहने का मतलब क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेलफेयर को जनरेट कर रही हैं, राइट, हमारे बेनिफिट को जनरेट कर रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जीडीपी को जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंसीडर ही नहीं करते। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जब हम जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, हम उन एक्टिविटीज को ही नहीं कंसीडर कर रहे जो वेलफेयर जनरेट कर रही हैं, तो हम कैसे कहते हैं कि जीडीपी एक करेक्ट इंडेक्स है वेलफेयर जनरेट करने के लिए? जीडीपी एक करेक्ट इंडेक्स है वेलफेयर का, जबकि जीडीपी उन्हीं एक्टिविटीज को काउंट नहीं कर रहा है जिससे वेलफेयर जनरेट हो रहा है। सो जीडीपी इज नॉट अ करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। नेक्स्ट बेटा, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। एक फैमिली है, एक फैमिली है, राम उसका ब्रेड अर्नर है, मतलब राम ही है जो अल्टीमेटली अर्न करता है फैमिली के लिए, ठीक है। और उसके 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रन राम इज हैविंग, ठीक है। तो राम की सैलरी है बेटा 10,000 इस टाइम, ओके। अब राम की सैलरी बढ़ के 12,000 हो जाती है, ओके। लेकिन इसके 5 बच्चे और हो जाते हैं, 8 चिल्ड्रन, यानी कि पहले 3 बच्चे इस पे डिपेंडेंट थे, अब 8 बच्चे इस पे डिपेंडेंट है। तो अब सोचो राम की जो इनकम इंक्रीज हुई है 2,000 से, उससे क्या राम को फायदा मिलने वाला है?
आपको लग रहा है राम का बेनिफिट हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी पॉपुलेशन, क्योंकि उसकी फैमिली का साइज ज्यादा बढ़ गया उसकी इनकम के साइज से, है ना, तो उसे कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे ही बेटा कंट्री के साथ भी है, कंट्री की इनकम ही तो है, जैसे राम की इनकम है ऐसे कंट्री की इनकम है जीडीपी। अब जीडीपी मान लो ग्रोथ हुई है जीडीपी की 10% से, 10% से जीडीपी इंक्रीज हुआ है कंट्री का, लेकिन जो उस कंट्री की पॉपुलेशन है, यानी कि वो लोग जो जीडीपी पे डिपेंड है, वही बेटा 50% इंक्रीज हो गई। तो अब आपको क्या लगता है, एक कंट्री का बेनिफिट हुआ है कि उसकी इनकम तो खाली 10% से इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो उसकी पॉपुलेशन है उसमें रहने वाले लोग हैं वो 50% से इंक्रीज हो गए हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पे ये बताओगे बेटा कि अगर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है ग्रोथ ऑफ जीडीपी से, तो हम ये नहीं बोल सकते कि कंट्री का बेनिफिट हुआ है, कंट्री का कोई वेलफेयर उससे नहीं हुआ है। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, किन किन चीजों से जीडीपी बना हुआ है। तो अगर मैं बोलूं कि इंडिया का जीडीपी इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि इंडिया में ड्रग्स की प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, एल्कोहल की प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, ठीक है, वॉर मटेरियल यानी कि पिस्टल्स, राइफल्स, इनकी प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, तो आप क्या बोलोगे कि मैम बहुत अच्छा हुआ, इंडिया का वेलफेयर जनरेट हो गया, क्योंकि इंडिया में ड्रग्स की प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, सिगरेट्स की प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, अल्कोहल की प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, वॉर मटेरियल्स की प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, राइफल्स, पिस्टल्स, गन्स, इनकी प्रोडक्शन ज्यादा हुई है। तो बेटा जब प्रोडक्शन इंक्रीज इस वजह से हुई है क्योंकि हम फालतू के प्रोडक्ट्स को जनरेट कर रहे हैं जो वेलफेयर जनरेट ही नहीं करेगा, तो उस टाइम पे कॉम्पोजिशन ही अगर जीडीपी का फेवरेबल नहीं है तो हम कैसे कह दें कि जीडीपी का इंक्रीज होना एक वेलफेयर है कंट्री के लिए। सो जीडीपी इज नॉट अ करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। नेक्स्ट बेटा, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नैलिटीज की। अब ये एक्सटर्नैलिटीज क्या होता है? एक्सटर्नैलिटीज होता है कि कोई काम किसी एक पर्सन ने किया लेकिन उस काम का बेनिफिट किसी दूसरे पर्सन को मिला। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने पार्क्स बनवाए हैं। अब गवर्नमेंट ने जो पार्क्स बनवाए हैं बेटा, उससे बेनिफिट तो हम लोगों को हो रहा है कि हम वहां पे जा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से बातें कर सकते हैं, वहां पे एक्सरसाइज मशीन्स है, वहां एक्सरसाइज कर सकते हैं, वहां वॉक कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, वहां फ्रेश एयर ले सकते हैं पार्क में जाके, राइट। तो बेनिफिट तो हम लोगों को हो रहा है, लेकिन वो काम किया किसने? काम तो गवर्नमेंट ने किया। तो ये क्या है? ये एक एक्सटर्नैलिटी है कि काम तो गवर्नमेंट ने किया लेकिन उसका बेनिफिट दूसरे लोगों को, यानी कि लोगों को मिल रहा है, पीपल को मिल रहा है। तो ये है एक एक्सटर्नैलिटी। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये बेटा एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी भी थी, ध्यान से सुनिए। एक होती है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, एक होती है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ओके, दो टाइप की एक्सटर्नैलिटीज होती हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी वो होती है बेटा जिस काम को किया किसी ने लेकिन उसका बेनिफिट किसी दूसरे को मिल गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। एक होती है नेगेटिव, लेकिन जिसको बेनिफिट मिला ना उसको कुछ रिटर्न में देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक होती है बेटा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है? किसी ने काम किया लेकिन उसका एडवर्स इफेक्ट, गलत इफेक्ट किसी दूसरे के ऊपर पड़ गया, ठीक है। मान लो कार कोई ठीक से नहीं चला रहा था और दूसरे का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो दूसरे पर्सन को, तो इसकी वजह से जो कार ठीक नहीं चला रहा था, ये जो ड्राइवर गलत चला रहा था, उसकी वजह से लॉस हुआ ना, एक्सीडेंट हो गया उस पर्सन का, दूसरे पर्सन का, क्योंकि ये पर्टिकुलर कार ठीक से नहीं चला रहा था। तो यहां पर ये है बेटा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। और जिस पर्सन का अब एक्सीडेंट हुआ है उसको इस कार चलाने वाले से, ड्राइवर जो गलत चला रहा था, उससे कुछ नहीं मिला, कुछ पेनल्टी वगैरह इसको नहीं इम्पोज हुई इस कार ड्राइवर को जिसने गलत कार चलाई, ठीक है। तो ये होता है बेटा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। बेसिकली पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है? ये वेलफेयर को इंक्रीज कर रहा है, राइट। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या कर रहा है बेटा? वेलफेयर को डिक्रीज कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जीडीपी को कैलकुलेट करते टाइम ना तो हम पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज को कंसीडर करते हैं, ना हम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को कंसीडर करते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो कि जबकि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है ये वेलफेयर को अफेक्ट कर रही है, पॉजिटिव वेलफेयर को इंक्रीज कर रही है, नेगेटिव वेलफेयर को डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जीडीपी को कैलकुलेट करते टाइम जब वो वाली एक्टिविटीज को ही नहीं कंसीडर किया जा रहा जो वेलफेयर को इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, तो हम कैसे कह दें कि जीडीपी एक करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर है, राइट। सो जीडीपी इज नॉट अ करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर।
नेक्स्ट बेटा, अब हम देखेंगे क्वेश्चन। देखो हॉट क्वेश्चन मैं ये नहीं बोलूंगी कि हम एंड के लिए रखेंगे, हॉट क्वेश्चन भी हम साइड बाय साइड करते हुए चलेंगे, सैम्पल पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं हम साइड बाय साइड करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको मेरी एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि लेवल ऑफ क्वेश्चन इस बार सीबीएसई ने इंक्रीज कर दिया है। लेवल मतलब इस बार क्वेश्चन एडवांस लेवल का आने वाला है बेटा, बहुत सिंपल नहीं आएगा। तो ध्यान रखिए, हमें प्रेपरेशन भी उसी हिसाब से करनी है। तो हम स्टार्टिंग से ही कॉन्शियस रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा लॉजिक और हमारी रीजनिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। आपको अगर इसके बारे में नहीं पता तो बेटा चैनल पे हमारी वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर चेंज इस नेम से, ठीक है। अब जीडीपी से हॉट क्वेश्चन कैसा आ सकता है बेटा? क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आता है कि प्रोडक्शन होने लग गई इस चीज की, तो बताओ जीडीपी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, और लोगों के वेलफेयर पे कैसे इफेक्ट पड़ा, लोगों को बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया, जीडीपी है क्या? जीडीपी जनरली आउटपुट ही तो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, आउटपुट ही तो है। तो अगर आउटपुट इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली जीडीपी भी इंक्रीज होगा, यानी कि किसी चीज की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो मतलब जीडीपी भी इंक्रीज होगा। और अगर आउटपुट डिक्रीज होगा, मतलब किसी चीज की प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, तो जीडीपी भी डिक्रीज होगा। और वेलफेयर होगा या नहीं होगा ये तो आपकी कॉमन सेंस ही बता देगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, सो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं अब। गवर्नमेंट इनकर्स एक्सपेंडिचर टू पॉपुलराइज योगा अमंग द मासेस। मासेस मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा? पीपल को बोलते हैं मासेस, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करना, किस लिए खर्चा कर रहा है? पॉपुलराइज करने के लिए योगा को अमंग द पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट खर्चा कर रही है लोगों को एनालाइज कराने के लिए, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि योगा बहुत जरूरी है, ठीक है, इससे आप फिट एंड फाइन रह सकते हैं। तो योगा क्लासेस लें, ठीक है, योगा क्लासेस को मतलब प्रमोट कर रही है कहीं ना कहीं। एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन जीडीपी, जीडीपी पे इसका इम्पैक्ट बताओ, एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के वेलफेयर पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और कंट्री की जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। देखिए बेटा, अब हम इसको समझते हैं, इसके आंसर को। आपको क्या लिखना है? देखो, जब गवर्नमेंट लोगों को योगा की इंपॉर्टेंस बता रही है तो ऑफ कोर्स योगा क्लासेस की लोग क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। तो डिमांड फॉर योगा क्लासेस विल इंक्रीज, राइट। अब डिमांड इंक्रीज होगी तो ऑफ कोर्स योगा क्लासेस की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, है ना। मतलब जो योगा टीचर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो सर्विसेज अपनी ज्यादा देने लगेंगे इकोनॉमी में। तो योगा क्लासेस की प्रोडक्शन होना, मतलब योगा क्लासेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी हमारे कंट्री में, राइट। तो योगा क्लासेस बढ़ जाएंगी तो बेटा क्या होगा? क्योंकि आउटपुट जनरेट हुआ है तो जीडीपी भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अब जब लोग योगा क्लासेस अटेंड करेंगे तो ऑफ कोर्स वेलफेयर होगा ना। वेलफेयर क्यों होगा? देखो, आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को डिप्रेशन की है कि वो खुश नहीं रह पाते। तो योगा क्लासेस, एक योगिक एक्सरसाइजेस जो हैं, उससे क्या होता है बेटा? हमारे अंदर एक डोपामीन रिलीज होता है, डोपामीन हार्मोन, जो कि हमारी हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो लोगों में हैप्पीनेस आने लगेगी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम से वो लोग साइड हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, वो हेल्दी रहने लगेंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी, ठीक है। जो हमारे अंदर लेजीनेस की प्रॉब्लम रहती है वो दूर हो जाएगी, आप एक्टिव हो जाएंगे, आपका माइंड एक्टिवली वर्क करेगा, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी, आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी क्या रहेंगे? प्रोटेक्टेड रहेंगे। प्लस जैसे मान लो आपका डाइजेस्टिव इश्यूज हैं अगर, तो वो ठीक हो जाएंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करने लगेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, है ना। तो योगिक एक्सरसाइजेस बेटा हर चीज का सोल्यूशन है इसमें। आपका वेट अननेसेसरी बहुत ज्यादा हाई है तो आप वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं इससे, योगा से, राइट। तो आपका वेट भी कंट्रोल हो जाएगा, वेट मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। तो इससे लोगों का वेलफेयर क्या होगा? बहुत ज्यादा
एनहांस हो जाएगा। जब लोग हेल्दी रहेंगे फिजिकली भी मेंटली भी, तो वो अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने ऑफिस में ज़्यादा ध्यान देंगे, या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, और प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी उनकी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब वो अगर कोई सर्विस दे रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे से अपनी सर्विस दे पाएंगे, कोई गुड सप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे से गुड वगैरह बनाकर सप्लाई कर पाएंगे। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी बेटा, जो अल्टीमेटली उनको काफ़ी हेल्प करने वाली है अपना वेलफेयर इंप्रूव करने में। तो लोगों का वेलफेयर बहुत अच्छे से जनरेट हो जाएगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार्स इज राइजिंग पर्टिकुलरली इन बिग सिटीज। क्या बोल रहे हैं कि सेल पेट्रोल की और डीजल कार्स की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है बिग सिटीज के अंदर। तो यानी कि बेटा सेल बढ़ी है तो इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ी होगी ना, क्योंकि सेल बढ़ी है तो उसको मीट करने के लिए, जो डिमांड आ रही है उसको मीट करने के लिए प्रोडक्शन भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना पेट्रोल एंड डीजल कार्स की। आगे क्या बोला जा रहा है, एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन जीडीपी एंड वेलफेयर। तो जीडीपी तो हमें सिंपल आउटपुट से देखना है। तो यहाँ पर बेटा जैसे कि बोला जा रहा है कि सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार्स इंक्रीज हुई है, तो इसका मतलब प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई है पेट्रोल एंड डीजल कार्स की, राइट। प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार्स इंक्रीज, राइट। तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है यानी कि आउटपुट इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब जीडीपी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। अब वेलफेयर की अगर बात करें तो वेलफेयर बेटा यहाँ पे अब हम बात करेंगे। देखो, एक तो पर्सनल, मतलब आपने कार खरीदी, आपका पर्सनल वेलफेयर तो इंक्रीज हो गया। कैसे कि आपको बड़ा कंफर्ट लेवल लगता है, अब आप धूप में भी कहीं पे भी जा सकते हो, आपको डस्ट भी नहीं लगती है, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डस्ट पोल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे आपका पर्सनल वेलफेयर तो काफ़ी अच्छे से जनरेट हुआ कि आप कम्यूट करने में आपको इजी हो जाता है, ऑफिस से घर या घर से ऑफिस ट्रिप्स मारने में इजी हो जाता है, राइट। तो पर्सनल लेवल पे बात करें तो वेलफेयर इंक्रीज हुआ। लेकिन जब ज़्यादा लोग कार्स ले लेते हैं तो पोल्यूशन भी तो क्रिएट होता है ना इकोनॉमी में। पोल्यूशन क्रिएट होता है तो पोल्यूशन की वजह से स्किन डिसीज वगैरह, रेस्पिरेटरी डिसीज वगैरह फैलती हैं इकोनॉमी में। तो इससे अगर सोसाइटी का वेलफेयर देखें ना बेटा, तो सोसाइटी का वेलफेयर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसका आंसर देना है। जितना ब्रॉड होके आप आंसर दोगे, अपने माइंड को ब्रॉड करके, उतना अच्छा रहता है बेटा। नेक्स्ट, सपोज अ बैन मतलब बंद कर देना, अ बैन इज इम्पोज्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ टोबैको। मतलब गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है कंजम्पशन ऑफ टोबैको पे, कि टोबैको कोई कंज्यूम नहीं कर सकता, टोबैको कोई यूज नहीं कर सकता है। शो इट्स इम्पैक्ट ऑन जीडीपी एंड वेलफेयर। अब इसका इम्पैक्ट हमें बताना है जीडीपी और वेलफेयर पे। देखिए बेटा, जब टोबैको की कंजम्पशन को बैन कर दिया तो अब लोग उसे नहीं खरीदेंगे। जब उसकी डिमांड ही कम हो जाएगी तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, टोबैको प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन ऑफ टोबैको वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे टोबैको की प्रोडक्शन कम हुई, तो यानी कि आउटपुट क्या हो गया बेटा, आउटपुट कम, तो इसका मतलब जीडीपी कम हो जाएगा। तो इकोनॉमी का जीडीपी कम हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा वेलफेयर की। अब यहां से लोगों का जो वेलफेयर है वो इंप्रूव हो जाएगा, या आप बोल सकते हो एनहांस हो जाएगा। ठीक है, क्यों एनहांस हो जाएगा, कि जो लोग पहले बहुत ज़्यादा टोबैको कंज्यूम कर रहे थे और अपनी हेल्थ को डिटोरिएट कर चुके थे, मतलब खराब कर चुके थे, अब धीरे धीरे उनको जब टोबैको नहीं मिलेगा कंज्यूम करने को, धीरे धीरे उनकी हेल्थ क्या हो जाएगी, इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, राइट। तो लोगों का वेलफेयर बेटा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडियाज जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड 7.5% इन 2024 to 2025, वर्ल्ड बैंक। तो बेटा ये रिपोर्ट किसकी है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7.5% से एक्सपैंड हो जाएगा 2024 to 25 के ईयर में। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, इंडियाज जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड 7.5% इन 2024 to 2025, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की ये स्टेटमेंट दे रखी है।
आगे क्या पूछा हुआ है, डज द गिवन स्टेटमेंट मीन दैट वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ इंडिया इंक्रीज एट द सेम रेट। क्या आपको लगता है कि जैसे वर्ल्ड बैंक ने बोला कि इंडिया का जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा 7.5% से 2024 टू 25 में, तो क्या आपको लगता है कि जैसे ही ये जीडीपी इंक्रीज होगा तो लोगों का वेलफेयर भी इंक्रीज हो जाएगा इंडिया में? ठीक है, सेम रेट से, कमेंट करें। तो यहां पर अगर मैं बोलूं आपसे, इनडायरेक्टली यही तो पूछा गया है ना बेटा, कि अगर जीडीपी इंक्रीज होता है तो वेलफेयर भी इंक्रीज होता है या नहीं। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ रहा है कि इज जीडीपी अ करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर और नॉट। तो यहां पर आपको वही आंसर्स, वही सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो मैंने आपको बताए थे। लेट सपोज इसमें ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ही 50% हो जाती है, यानी कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तो ज्यादा है ग्रोथ ऑफ जीडीपी से, राइट तो हम कैसे कहते हैं जीडीपी एक करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर है। मोर ओवर जीडीपी में ना तो हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंसीडर करते हैं, ना हम एक्सटर्नैलिटीज को कंसीडर करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, राइट। और क्या पता ये जो जीडीपी बढ़ेगा इसका कॉम्पोजिशन ही खराब हो। ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में पिस्टल्स की, राइफल्स की, टोबैको प्रोडक्ट्स की, सिगरेट्स की, एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो भी हम बोल सकते हैं कि जीडीपी कोई, कि इससे कोई वेलफेयर जनरेट होने वाला नहीं है, यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो जीडीपी एक्सपैंड होगा, अगर ये अनफेयर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि पुअर और पुअरर होते जा रहे हैं, रिच और रिचर होते जा रहे हैं, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन ही ठीक नहीं हुआ है, अनफेयर हुआ है, तो भी ये वेलफेयर को जनरेट नहीं करेगा। तो मतलब वो सारे के सारे बेटा 5 to 6 पॉइंट्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाए हैं वीडियो के, वो आपको यहाँ पे इस स्टेटमेंट से लिंक करते हुए आपको लिखने हैं। नेक्स्ट आपको लिखने हैं। तो आई होप गाइज आपको ये सब चीजें क्लियर हुई होंगी कि किस टाइप का जीडीपी पे क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो वो इस तरीके का आएगा कि इस जीडीपी या करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर कमेंट, या फिर तो यहाँ पे बेटा थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं क्लास को। जीडीपी का हमने टॉपिक किया आज, फ्रॉम द यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस पे बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आ सकता है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो, दैट इज जीडीपी अ करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर कमेंट। ठीक है, ये आ सकता है 6 मार्क्स में, ठीक है, जिसमें आपको सारे पॉइंट्स लिखने होंगे। दूसरा बेटा आपको ऐसे बोल सकते हैं, एक्सप्लेन एक्सटर्नैलिटीज, एक्सटर्नैलिटीज एज अ इफेक्ट ऑफ वेलफेयर ऑन जीडीपी। ठीक है, तो एक्सटर्नैलिटीज का पॉइंट आपको अलग से पूछा जा सकता है इसमें, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पॉइंट्स अलग से पूछा जा सकता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पॉइंट अलग से पूछा जाता है कई बार क्वेश्चंस में। ठीक है, और बेटा एक्सटर्नैलिटीज से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नैलिटीज एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एक्सटर्नैलिटी, या एक्सप्लेन द पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, या एक्सप्लेन द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन कई बार सीबीएसई बोर्ड में आ जाते हैं, और ये वाला 6 मार्क का। ठीक है, तो ये शॉर्ट टाइप, ये लॉन्ग टाइप। और जो हमने जितने भी हॉट क्वेश्चन डिस्कस करे ना, कि इसका इफेक्ट, अगर मान लो टोबैको बैन हो गया तो इसका इफेक्ट जीडीपी पे क्या पड़ेगा और वेलफेयर पे क्या पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट योगा को प्रमोट कर रही है लोगों में तो उसका इफेक्ट जीडीपी के ऊपर या वेलफेयर के ऊपर क्या पड़ने वाला है, या वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट ये दे रखी है तो बताओ, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपके 3 या 4 मार्क्स में एक्सपेक्टेड है, सीबीएसई बोर्ड में हॉट क्वेश्चन के अंडर ये काउंट होते हैं। तो आई होप गाइज आपको मैंने अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझाया है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है वो डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेगी एज सून एज पॉसिबल। और इसके जो नोट्स है वो हम आपको अवेलेबल करा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मोर ओवर इस यूनिट से रिलेटेड हम प्रैक्टिकल वीडियो भी रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें
उसमें हमने तीनों मेथड्स डिस्कस करे हैं, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो उसमें हमने सारे न्यूमेरिकल्स की वीडियो बना रखी है कि आपको इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। इस यूनिट के न्यूमेरिकल बेटा 6 मार्क्स का जरूर आता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आप जल्दी से जाइए उस वीडियो को भी देख लीजिए, हमारी 2.5 घंटे की वो वीडियो है, लेकिन उस 2.5 घंटे में आपका हर एक टिपिकल पॉइंट तक हमने कवर अप कर रखा है, और तीनों मेथड से कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें जीडीपी डिफ्लेटर का भी कॉन्सेप्ट कवर्ड अप है, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सकता है उससे रिलेटेड भी, तो हमने वो भी वहाँ पे कवर अप कर रखा है। तो आप जल्दी से जाके हमारी वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आई होप आपको हमारी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप पूछ लीजिए, हम कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली रिप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर इजाज़त चाहती हूँ वीडियो को एंड करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। जय श्री श्याम।